तो नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और खास मुलाकात की शुरुआत हो चुकी है। खास मुलाकात का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि खास चेहरों से आपको मिलवाया जाए। खास मुलाकात का मकसद ये है कि तमाम जो खास चेहरे हैं ये आम लोगों के बीच से निकलकर खास कैसे बने हैं, पूरा सिलसिला क्या कुछ रहा है, पूरी जर्नी क्या कुछ रही है, हम उसे समझेंगे। पूरी विचारधारा को समझते हैं हम इस खास मुलाकात के जरिए। तो आज ऐसे ही एक खास शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो मेंबर है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के। सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, धन्यवाद सभी दर्शकों का भी जी। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि पिछले करीब 6 सालों से इस पूरी काउंसिल से जुड़े हुए, इसकी पूरी क्रियाकलापों को आप देख रहे हैं, काफी करीब से आप इसके ऑपरेशंस पर नजर डाले हुए हैं। पिछले 6 सालों का ये जो पूरा सफर है ये कैसा रहा? सरकार की मंशा कैसी रही? सरकार रोड सेफ्टी को लेकर क्या कुछ पॉजिटिव अप्रोच अपना रही है? लोग कितने जागरूक होते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके रफ्तार चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सड़क सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है जी। इस पर आपने कम से कम चिंता जाहिर किया और जानने का प्रयास किया। तो मैं आपको बताऊं, मुझे जब आदरणीय भारत में जब राजनीतिक परिवर्तन के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी जब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों के साथ संभाला, तो उन्होंने हमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया, दायित्व दिया। और उन्होंने दायित्व देते के साथ ही एक ही निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि देखो, सड़क पर चलने वाला जो वो गाड़ी का ड्राइवर होता है, खलासी होता है, जब दुर्घटना होती है तो उसके परिवार के साथ साथ सड़क पर चलने वाले जो आम आवाम लोग, निर्दोष लोगों की जो दुर्घटना में जान माल की क्षति होती है, उसको हमें हर हाल में रोकना है। अगर पूरा नहीं रोक सके तो कम ज़रूर करना है, और फिर भी अगर दुर्घटना हो गई तो उससे जो परिवार प्रभावित है उसको हम कितना कुछ राहत दे सकते हैं, इस पर हमें आगे काम करना है। और मैं आपको इसीलिए ये दायित्व दे रहा हूँ कि आप इस सेक्टर में काम करें। मैं आपको बताऊं, यह 1985 से सड़क सुरक्षा परिषद का संगठन काम कर रहा है, लेकिन कभी कोई इसका चर्चा भी नहीं होता था जी। हमें भी जब बनाया गया तो हमें भी लगा कि ये झुंझुना पकड़ा दिया गया, लेकिन जब मैं आया तो मैं देखा कि वाकई में आम जनता के लिए बहुत कुछ करने के अवसर इसमें हमें मिले। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि माननीय नितिन जी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा में पहले जो आम लोग चलते थे और सड़क दुर्घटना में उनकी जान माल की क्षति हो जाती थी, उस पर कोई देखने वाला नहीं था। खासकर वैसे लोगों का जो हिट एंड रन होता था जी। मार कर गाड़ियाँ भाग गई, कोई पता नहीं है, अगर गाड़ी पकड़ा गई तो इंश्योरेंस या क्लेम कुछ मिल भी जाता था, लेकिन जो हिट एंड रन था उसमें कुछ नहीं मिलता था जी। तो मैंने ही प्रतिवेदन दिया, उस पर भारत सरकार ने 2 लाख रुपया तत्काल वैसे लोगों को भुगतान करने का निर्णय किया जी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, आती है, अभी भी आ रही है, जिस पर आम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। दुर्घटना होने के बाद गाड़ियों की इंश्योरेंस कंपनियां भी उन्हें मुआवजा देने में काफ़ी हिल हुज्जत करती हैं, केस मुकदमाबाजी करती हैं। उस पर भी इस सरकार ने 72 घंटों के अंदर में तत्काल उनको मुआवजा देने, और बाकी अगर जो अधिक मुआवजा की बात होती है उसी के लिए अदालतों तक जाने की बात कही है। और अब उस पर काम शुरू हुआ है। जैसा कि झारखंड में हजारीबाग में आपने सुना होगा बिल्कुल कि बस जब पलटी की थी, 8 लोग जब उसमें मर गए, उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं था। हम दिल्ली से आए, उसका जांच किए, उसमें पता किए, तो आपको आश्चर्यजनक मैं बताऊं, उसमें जो इंश्योरेंस का कागज ऑनर लगाया था वह भी फर्जी था। अच्छा। इंश्योरेंस कंपनी उसको इनकार किया, तो मुझे लिखना पड़ा कि आप इसको पूरा जांच कराइए कि कितना इस तरह का फर्जी कागजात चल रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनियों का मार अलग, फर्जी दलालों का मार अलग। तो इसी के लिए अब सारा ऑनलाइन सिस्टम करके माननीय नितिन गडकरी जी ने
काफ़ी कुछ इसमें राहत देने का काम किया है और आम जनता भी पहले के बनिस्बत काफ़ी सजग हुई है। अब सारे लोग सड़क सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सुधार बाकी है और आम जनता को इस पर ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को गाड़ी देना, बिना ड्राइविंग के नॉलेज का गाड़ी चलाना, ट्रैफिक सिस्टम का ज्ञान नहीं होना, तो इस पर भारत सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है, ट्रेनिंग वगैरह भी दे रही है। लेकिन आपने जो सवाल में एक चीज़ चिंता जाहिर की, जैसा कि लगा मुझे, सही बात है कि हमारी राज्य सरकारें उतनी सजग नहीं है जितनी इन्हें होनी चाहिए। सर मेरा एक सवाल आपसे यह है, जैसा कि आप आम लोगों की जैसे बात कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी परंपरा हमारे देश में ये देखी जाती है सर कि लोग जो है एक हादसा होता है सड़क जाम कर देते हैं, पूरी तरीके से कनेक्टिविटी बंद कर दी जाती है, तमाम जो गाड़ियां हैं वो प्रभावित होती है, एक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हैम्पर कर जाता है। तो लोगों की ये जो पूरी मंशा होती है, लोगों का ये जो पूरा अप्रोच है सड़क हादसे के बाद, उस अप्रोच को कैसे बदला जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? इसी में हम लोगों ने कहा था, या बार बार हम लोग बोलते भी हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको ज़्यादा जवाबदेह होना पड़ा, क्योंकि वही लोग उनका नेतृत्व करके आगे करते हैं। जबकि धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने से उनको कुछ हासिल नहीं होता, जो प्रक्रिया है। बल्कि मैं बार बार हर जगह ये आपके माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि जितना आप धरना प्रदर्शन में लगते हो, उतना ही उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा करके, FIR करा के उसको मुआवजा दिलाने में, उसका लाभ दिलाने में आप प्रयास करो, मेहनत करो। अगर कुछ नहीं होता है तो हम झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, आप हमसे कांटेक्ट करो, हम कराएंगे। अगर कोई हादसा हो गई तो आप उसको वापस तो नहीं कर सकते, अब आप उसको क्या राहत दे सकते हो, इस पर जरूर सोचना चाहिए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार विधिवत 108 एम्बुलेंस, अनेकों तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराया है, उसका अगर आप स्थानीय प्रतिनिधि हो तो लाभ कैसे अपने लोगों को दे सकते हो, इस पर ज़्यादा सजग होना चाहिए। जबकि इस पर दुर्भाग्य से मैं ये मानता हूँ कि हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में लोग इतने सजग नहीं हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक देखने को मिलता है कि जैसे जो अमूमन ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, हिट एंड रन वाला केस हो जाता है और लोग जो है परेशान होते रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हम जाए कहाँ। अंत में उनके पास एकमात्र सोल्यूशन ये नज़र आता है कि हम ट्रैफिक जाम कर देते, पुलिस वाले आएंगे, DC आएगा, हमारी बात सुनेगा। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, क्या लोगों में जागरूकता की ऐसा नहीं है? देखिए, इसमें चूँकि मैं भी उसी सेक्टर से आया हूँ, हम लोग भी जमीन से राजनीति किए हैं, तो पहले जो शुरुआत में जो होती है इसी तरह का होता है। लेकिन जब समझ में आता है तो अगर आपका मानसिकता है कि अगर प्रभावित को हमें कुछ राहत देना है, लाभ देना है, तो सड़क जाम करना सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल उसके बेहतर है कि अब ऑनलाइन हो गया। पहले तो था कि आप अप्लाई किए, पता नहीं कोई मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन अब तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको नहीं मिलता है तो सुनवाई भी होती है, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है। अब कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले के समय अलग था, युग अलग था, आज अलग है। इसका लाभ आम लोगों को उठाना चाहिए, जो नहीं उठा पा रहा है। और इसके बनिस्बत दक्षिण के लोग, जो हमारे उत्तर के क्षेत्र के हैं, उसके बनिस्बत दक्षिण के लोग ज़्यादा सजग हैं, वो ज़्यादा लाभ उठाते हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं रविंद्र तिवारी जी, इन्होंने एक बहुत गंभीर एक तरीके से जिम्मेदारी तमाम लोगों को दी है, और ये जो जिम्मेदारी है सिर्फ जनप्रतिनिधियों की नहीं, आम लोगों की भी है। ज़रूरत है कि आप सजग होइए, अपने हक को समझिए। एक तरीके से केंद्र सरकार पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा रोड सेफ्टी को लेकर एक्टिव नज़र आ रही है, तमाम तरह के नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तमाम लोगों को किस तरीके से सुविधाएं दी जाएं, कैसे मुआवजा मिले, इसको लेकर तमाम तरह के जो प्रावधान है उन्हें आसान कर दिया गया है। अब हम अगर बात सड़क सुरक्षा की कर रहे हैं, सड़कों की कर रहे हैं, तो अब अगर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की अगर बात न करें तो बहुत गलत होगा। पिछले कुछ समय में देखने को मिला है कि केंद्र सरकार जो है रोड कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही है। इसके पीछे आप क्या कुछ वजह मानते हैं? अचानक से इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज भारत में कैसे देखने को मिल रहा है? देखिए, इसे हम लोग ऐसे समझें जी, एक हमारे जब सड़क मंत्रालय में आप जाएंगे जी, तो माननीय मंत्री जी ने एक स्लोगन लिखा हुआ बोर्ड लगाया हुआ है, जिसका जो अमेरिका का राष्ट्रपति का उक्ति है। उनका कहना है कि अमेरिका इसलिए धनवान नहीं है कि हमारा यहाँ पर बहुत संपत्ति का अर्जन किया है, हम इसलिए धनवान है कि हमारी सड़कें सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी कि आर्थिक उन्नति के प्रमुख माध्यम सड़क मार्ग है, और इसको हमने साबित किया है। जैसे जैसे सड़क निर्माण आप जब ध्यान रखेंगे तो 2014 से पहले जी, जब आप सड़क के निर्माण के लिए आप प्रमुख रूप से मानसिक सोच देखेंगे लोगों को, तो लोगों का था कि यह तो केवल इन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट है। बिल्कुल।
इससे केवल लागत लगती है, इससे आमदनी नहीं होता। जी लेकिन आज सड़कों से 40% भारत सरकार ग्रोथ है बिल्कुल। और 52 लाख करोड़ से ऊपर केवल NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार की परियोजनाएं चल रही हैं। अब अगर आप मान लें किसी राज्य के लिए कि अगर वहाँ पर 1 लाख करोड़ का ही काम चल रहा हो, मान लो आप, तो 18,000 करोड़ तो उसको GST का लाभांश मिल गया ऐसे ही केवल प्रोजेक्ट जाने के बाद। उसके बाद गाड़ियाँ चलती है, डीजल लेता है, पेट्रोल लेता है, वहाँ का मटेरियल लगता है, वहाँ के कुछ ना कुछ छोटे बड़े लेबर आते हैं। अब आप कल्पना करो कि एक सड़क परियोजना से कितने लोगों का, सरकारों का, किसका किसका पता नहीं कितना लाभ है। अब इसमें लागत क्या है किसी का? जी बिल्कुल। अगर सारा लागत बाहर किसी न किसी का है, इन्वेस्टर का है, किसी पूंजी वाले का है, और उसमें लागत लगा करके आपको मुनाफा के साथ शुरुआत करता है, तो इससे बड़ा ग्रोथ आप किसमें खोज रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए जो सड़क परियोजनाओं पर आम लोगों का जो कंसेप्ट थी, जो धारणा थी, वही बदल दिया माननीय नितिन गडकरी जी ने। जी जी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है पानी मार्ग, जिसको हमारे यहाँ जल मार्ग जो कहा जाता है, इस पर भी बहुत विस्तृत काम हो रहा है और इसके बहुत बड़े फलाफल निकलेंगे। साथ ही भारतवर्ष का सबसे बड़ा जो आर्थिक रूप से हम देखें तो डॉलर का या विदेशी मुद्रा का जो प्रचलन है वह डीजल पेट्रोल के खरीद में है। और हमारे परिवहन मंत्री जी ने जो सिस्टम बनाया है, जो पॉलिसी बनाया है, जो लेकर लाए हैं, जो बार बार वो कहते भी हैं जी जी जी, कि संभवतः 2025 के बाद डीजल पेट्रोल मुक्त भारत करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अब बड़ा आप स्टेप है। कल्पना करें, और आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ अपने झारखंड के लोगों को, जी आने वाले समय में आप लोगों के यहाँ वेस्ट जो है, जो कूड़ा करकट, जो जंगल झाड़ का सामान है, उसके से बनने के लिए इथेनॉल का प्लांट अगर 2, 4, 5 झारखंड में लग गए तो झारखंड के आम लोगों का, गरीब गुरबा का कल्याण हो जाएगा। जिसको हम लोग कूड़ा करकट कह रहे हैं, वो कूड़ा करकट सोने के भाव में आएगा और इथेनॉल पेट्रोल में यूज होता है, आप जैसा कि जानते हैं। आने वाले समय में अगर आप लोगों का आशीर्वाद कृपा रहा, सरकारों की अगर सहमति रही, तो शायद हम झारखंड में इस तरह का एक नया जाल भी देखेंगे। तो यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र तिवारी जी मेंबर हैं नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब हम अगर रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की भी बात करी, तो एक सबसे पहला सवाल जो निकल कर सामने आता है कि कनेक्टिविटी एक आज के डेट में विकास का सबसे बड़ा एक तरीके से पहलू, योगदान कह सकते हैं विकास में रोड कनेक्टिविटी का। ऐसे में जब रोड कनेक्टिविटी को लेकर आप लोगों के सामने क्या कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं? जैसे कि अमूमन देखा जाता है कि लैंड एक्विजिशन को लेकर तमाम तरह की चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ता है। पिछले समय जैसा कि आपको खुद याद होगा कि केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा था कि तुम मुझे ज़मीन उपलब्ध करवाओ, मैं अमेरिका की तमाम सड़कों की तरह भारत की सड़कें, झारखंड की सड़कों को कर दूंगा। लैंड एक्विजिशन को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए, मैं बहुत आपसे इम्प्रेस्ड हुआ कि आप सही माने में इस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जो सबसे बड़ा दुखती रग है, जो कमज़ोर पक्ष है, उस पर हाथ रखा। तो इसलिए मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं कि पत्रकारिता का एक बेहतर हमें इसमें स्वरूप दिखा। नहीं तो आजकल पत्रकारिता में भी आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल जल्दी लोग करता नहीं है जी। तो मैं आपको बताऊं, यह सबसे कमज़ोर पक्ष है हमारा झारखंड सरकार के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि भारत सरकार पैसा देती है आम लोगों को, अब रैयत राज्य सरकार का है, रैयत तो केंद्र का होता नहीं है। अब मूल्य निर्धारित करना, बाजार निर्धारित करना तो इनका काम है। और हम लोग, आपको आश्चर्य दूसरा भी होगा कि पैसा देने वाला विभाग हम लोग खुद जो है राज्य सरकार से और मीटिंग कर करके लोगों को कह रहे हैं
कि भैया आप अन्याय मत करो अपने रैयतों से। आपको आश्चर्य होगा कि सड़क किनारे अनेकों गांव के ज़मीनों का इन लोगों ने मुआवजा रेट तय किया है 3200 रुपया डिसमिल, 3300 रुपया डिसमिल, 1800 रुपया डिसमिल, जो हमें लगता है कि झुग्गी झोपड़ी वाला भी शायद उस रेट में कहीं नहीं उपलब्ध होगा जी। हम लोग खुद कहते हैं कि इसको सुधार को दो। दूसरा आपको मज़ेदार आएगा, 60 साल 70 साल 80 साल से लोगों की रसीदें कट रही हैं, सरकार उसकी रजिस्ट्री करा रही है, लेन देन हो रहा है, लेकिन चूंकि वह खतियान में लिखा हुआ है जंगल झाड़ या उसका नेचर ज़मीन का कुछ और बता रहा है, तो ये लोग मुआवजा देने में जंगले झाड़ मान रहा है जी, उसका रईती अधिकार नहीं मान रहा है। और दूसरी तरफ कैसे ये लोग डरे हुए हैं, गढ़वा जिले में एक कब्रिस्तान का मैटर है जी, अचला नवाडी जगह है, वहाँ कब्रिस्तान का मैटर है, उसमें सीओ हाई कोर्ट से वापस कर लिया वो लोग कि साबित नहीं कर सका। अब राज्य सरकार हमको ज़मीन देती है, हम तो नक्शा देते हैं, डिजाइन देते हैं, ज़मीन देती है, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। जब 90% सड़क बन गया तब कुछ लोग मुट्ठी भर लोग राजनीति करना शुरू किए। उसके बाद राज्य सरकार का पथ निर्माण सचिव हमारे विभाग को NHAI के चेयरमैन को चिट्ठी लिखता है कि चूंकि ये है तो कर्मजर हुआ ज़मीन, लेकिन हमारी सरकार इन लोगों से आने वाले समय में कानून व्यवस्था या अन्य समस्या हो सकती है, इसलिए हम आपको उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं, आप फ्लाईओवर बनवा दीजिए। वहीं पर जो दूसरे समुदाय के लोगों का ज़मीन 70-80 साल से है, अनेकों करोड़ों का ये हुआ है, उस पर झाड़ी झंखाड़ी है, उस पर कहीं कोई निर्णय नहीं होगा। यानी कि सर कहीं ना कहीं विकास में भी तुष्टिकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। तुष्टिकरण नहीं, दुर्भाग्य से वो भी गंदा है जी। जैसे आदिवासियों का जमीन है, आप लाते जाइए, यहाँ से गुमला सिसई से होते गुमला निकलिए, गुमला से लोहरदगा होते आप कुड़ू तक आ जाइए, वहाँ से हम लोगों के क्षेत्र में पूरा चंदवा होते आप पलामू निकल जाइए, 90% क्षेत्र आदिवासियों का है जी। आदिवासियों को CNT SPT एक्ट के चलते ज़मीन तो बेच नहीं सकता, लेकिन कम से कम मुआवजा तो सरकार जो अधिग्रहण करती है उसमें तो मुआवजा बढ़िया मिल जाता जी। आपको। उसमें मैं बताऊं कि 3200 रुपया डिसमिल तय किया था यहीं पर, जो आपको अरू से क्षेत्र है एकदम मेन हाईवे वहाँ पर। तो हमने जब जाकर के उन लोगों को बोला कि क्या तमाशा है भाई, 3200 रुपये तुम लोगों को खरीद के दे दो, ज़मीनें खरीद के दे दो, अगर मिल जाता है तो ये रेट काहे लगाया। तो बोला कि सर हम लोग क्या करें, कोई तय करने का माध्यम नहीं है। बहुत डंडा किए तो अभी 12,500 किया जी। यानी अच्छा, दूसरा देखिए, यहीं NH 75 में एक ये जो गांव पड़ता है, क्या नाम उसको बोलते हैं, ये मुसलमानों का एरिया है, तो वहाँ पर आज भी एक मस्जिद है जी, उसका सीधा रोड को कर्व है, अभी भी टेढ़ा हो गया, अंततः NHAI को उसी हिसाब से बनाना पड़ा जी। और उसके दूसरे जगह छोटा सा जगह था, उसके बदले 2 नया बनवा लिया। लेकिन यही आदिवासियों का जो सरना स्थल होता है, अनेकों पूजा स्थल होता है, कर्मा स्थल होता है, उसके डेवलप के लिए भी हम लोग तो कर ही सकते हैं, करते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन कभी लोग डिमांड नहीं करता है। राज्य सरकारों का जो मूल दायित्व है, यानी वो अपने लोगों के साथ भी न्याय कहाँ करता है। न्याय करे ना, हम लोग तो करने देने को तैयार है, विभाग देने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों को पता नहीं कौन सी राजनीति करते हैं। किसी को बोलना अच्छा नहीं है जी, इन किसी का तो भला करो। ये तो किसी के डर से तुम अगर कोई गलत चीज़ को आप भले स्वीकार कर लेते हो, लेकिन जो सही अधिकार है जिन लोगों का, हम लोगों का, उस पर आपका कहीं दिखता नहीं है। तो ये बड़ी अजीब विरोधाभासी लगता है, और मुझे लगता है ये जनता के लिए विचार का विषय है। हम लोगों का जो काम है वो तो हम लोग करेंगे। सर एक और सवाल है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही लगातार जो हमारा झारखंड है वो जंगल से करीब कह सकते हैं कि 70% से अधिक जो लैंड एरिया है वो जंगल से कवर्ड है, लेकिन विकास के लिए सड़कों का निर्माण भी ज़रूरी है, उसके लिए जंगल भी काटने होंगे। तो प्रकृति और डेवलपमेंट का के बीच जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली पूरी कहानी है, बैलेंस जो एक पूरी बनाने वाली कहानी है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है, केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, अब दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये पहले मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री बने जी, तो इन्हें भी पता था कि भाई सड़कों के किनारे जो पेड़ है हमें काटना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इन्होंने उसी वक्त ये प्रोविज़न किया कि एक पेड़ काटेंगे 5 पेड़ लगाएंगे जी। इसके अलावा जो पेड़ हम काटेंगे वो वहाँ के विभाग को ही खर्चा सब हमारा होगा, लेकिन हम विभाग को देंगे, हम रखते नहीं हैं, खर्चा सब देते हैं और 5 वो पेड़ भी लगाते हैं। अब दूसरा पक्ष आप देखिए,
ये लोग 3-3 साल 4-4 साल, अभी अनराज घाटी से लेकर के अनेकों ऐसी परियोजनाएं हैं जी। जो केवल फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते 3-3 साल रहा। आपको अगर ध्यान में होगा तो वहाँ पर कम से कम 42 बार बस एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग मरे हैं। बावजूद इसके, और जंगल में एक भी पेड़ नहीं है, जी एकदम पठार है, खाली है, लेकिन ये लोग एनओसी नहीं देता। गाड़ियों को पत्थर पहाड़ जो हम लोग जो लाता है अपना माइन से, उसको पकड़ करके सड़क पर कहता है कि जो है तो ये नहीं बताता है कि कहाँ से माल उठाया, जी। कहता है कि हमारे पत्थर के साथ इतना ले लिए। वसूली का ये माध्यम बना लिए हैं। सड़क का अगर रियल में सड़क बनाने के लिए पेड़ काटने की कमी होती है, अगर पेड़ की कमी हो जाए जी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, थोड़ा खोजिए। 1982 से आम तौर पर जंगल या पेड़ काटने से रोक है, जी और जितना पेड़ कागज में लगा दिया गया, मुझे लगता है कि उतना जमीन उपलब्ध नहीं है इस राज्य और देश में। और फॉरेस्ट का जो जंगल का वनों का जो घनत्व था वो भी 67% आ गया। जी बिल्कुल। आकर के कितना नीचे गिर गया। तो अगर आप काटने से रोके थे तो बढ़ना चाहिए था, बराबर पेड़ लगा रहे थे तो, लेकिन लगातार घट भी रहा है। और इन्हें दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ आप सड़क परियोजना बनाएं, बड़े बड़े अगर इंस्टीट्यूट बनाएं, कुछ बनाएं, तो अभी आपका सेंट्रल विद्यालय में 4 गो पेड़ के चलते 3 साल लग गया। जी तो इन लोगों का अब केवल कमाने धमाने का माध्यम बच गया। रियल में इन विभागों की अब कोई प्रासंगिकता मुझे नहीं दिखती। सर, एक अब सवाल झारखंड से जुड़ा हो, कुछ और भी जो अहम सवाल है उस पर आपका प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है। आप झारखंड से सर बिलोंग करते हैं, झारखंड से आपने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति शुरू की है, तो मेरा सवाल जो है आजकल के युवाओं को लेकर है। लगातार नियोजन नीति को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल चल रहा है, लगातार छात्र जो है नारा दे रहे कि 60-40 न चल। तो ये पूरी कहानी क्या चल रही है? क्या युवाओं के साथ गलत नहीं हो रहा? अब तक उन्हें सही तरीके से रोजगार नौकरी नहीं मिल रही है, नियोजन नीति के नाम पर तमाम जो वैकेंसियां हैं वो रोकी गई हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये भी एक वाकई में बहुत मज़ेदार सवाल आप कर दिए। जी दरअसल किसी को नियोजन अगर करना हो तो कोई भी नीति बना करके कर ले, इसमें मुझे लगता है कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन चूंकि करना नहीं है तो बार बार कोई ना कोई नीतियों में खोज पेश कर करके वो अपने से गिरोह खड़ा करके विरोध कराना। जी मैंने अनेकों छात्र नेताओं से पूछा कि भाई 60-40 का मतलब क्या जानते हो? बोला कि सर इसमें 60 जो है तो प्रॉपर होगा और 40 जो है तो बाहर वाला होगा। हम की तो 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड में तो बाहर वाले का प्रोविजन नहीं है। आप लोग भी पढ़े लिखे आदमी होंगे। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी में जी पूरे भारतवर्ष में स्थानीय माना जाता है। अब स्थानीय किसको कहा जाता है? तो जो उस जिले का होगा स्थानीय निवासी। जी लेकिन वो सब कौन हो गया? नया नया रोज के रोज ये लोग नीति और पॉलिसी के चक्कर में, अरे बाबा मान लो किसी को बहाल करना हो, कर तो दो, क्या दिक्कत है? कर देते फिर जो होता होता, लेकिन करना तो है नहीं। दूसरा आपको मजेदार बताऊं, अब ये लोग कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, झारखंड के हित में करना चाहते हैं, लेकिन जितना एडहॉक पर बहाली जो पिछले दरवाजे से हुई है, जी जिन जिन जिलों में, थोड़ा उसका लिस्ट आप लोग पढ़ लीजिए, वो एड्रेस पढ़ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितने झारखंडी हैं उसमें। तो ये पिछले दरवाजे से सारा खेल करते रहे, इसके लिए ये सारा खेल बस बनाए हुए हैं। मुझे ऐसा ही लगता है, नियोजन अगर करना हो तो आप चाहे 60-40 पर करो, चाहे 85 मान करके चलो करो, चाहे 2000 मान करके करो, एक ही चीज़ करो। अगर झारखंडी को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो तो एक लाइन में लिख दो कि स्थानीय को हम प्राथमिकता देंगे, बात खत्म हुआ। तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? तो सर कुल मिलाकर आप कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ युवाओं के नाम पर, छात्रों के नाम पर, रोजगार के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। सर इसका सोल्यूशन क्या है फिर? कैसे युवाओं को उनका हक कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन इतना ही है। देखिए, युवाओं को भी मैं अब कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा जी कि भारत बदल रहा है, आप भी बदलाव के साथ बदलो। और ये सरकारों के लिए जो नौकरी और इसमें जो आप पड़े रहते हो, जी उस चक्कर से बाहर आओ। और अब अनेकों ऑप्शंस हैं, अनेकों रास्ते हैं, अनेकों मार्ग हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी के चक्कर में आप पड़ोगे तो आने वाला समय किसी भी हालत में नौकरियां घटेंगी। बिल्कुल। और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं या आप अपने जो खड़ा करोगे उसी में आपको दाल रोटी होगा। सरकारी सुविधाओं के पीछे जो अभी तक जो बाजार बना हुआ था, वो अब बाजार अब गिरावट की ओर है। आप भी भविष्य के लिए अपना आगे बढ़ो और खुद में इस लायक तैयार करो
कि आप नौकरी देने वाले बनो, लेने के लिए खोजने की ज़रूरत नहीं है। भारत में इस तरह के ऑप्शन अब आपके साथ बहुत बड़े स्तर पर खुले हुए हैं। हाँ, अगर फिर भी सक्षम नहीं है उसमें, तो नौकरियों की भी कमी नहीं है। हाँ, फ़र्क ये है कि आप सरकारी और गैर सरकारी में फ़र्क को आप ख़त्म करें। बिल्कुल, क्योंकि आज भी गैर सरकारी पैकेज अगर आप कामयाब हो तो सरकारी नौकरी छोड़ करके लोग गैर सरकारी में जा रहे हैं। इसलिए आप अपनी और अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ो। इनके पीछे अपना समय और मेधा को बर्बाद मत करो, यही मैं अपील और आग्रह करना चाहूँगा। बिल्कुल शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं रविंद्र तिवारी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश हमारे युवाओं को दिया है। युवाओं को संदेश ये है, अहम संदेश ये है कि रोजगार नौकरी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप रोजगार क्रिएटर यानी कि जॉब क्रिएटर बनिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जॉब क्रिएटर्स का ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अहम संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया, तमाम युवाओं को दिया। तो खास मुलाकात की इस खास पेशकश में यहीं तक। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।